चाहता हूँ आप शहर के 10-5 बड़े रईसों को लेकर साहब से मिलिए और उन्हें समझाइए कि अगर आप इस विषय में हस्तक्षेप करेंगे तो शहर में बलवा हो जाएगा। यह कहते कहते एकाएक कमला प्रसाद ने प्रेमा से पूछा, तुम किस तरफ हो प्रेमा? प्रेमा ये बातें सुनकर पहले ही से भरी हुई बैठी थी। यह प्रश्न चिंगारी का काम कर गया, मगर कहती क्या? दिल में ऐंठ कर रह गई। बोली, मैं इन झगड़ों में नहीं पड़ती। आप जाने और वह जाने, मैं दोनों तरफ का तमाशा देखूंगी। कहिए अम्मा जी तो कुशल हैं? भाभी जी आजकल क्यों रूठी हुई हैं? मेरे पास कई दिन हुए एक खत भेजा था कि मैं बहुत जल्द मैके चली जाऊंगी। कमला प्रसाद ने कहा, अभागों के लिए नर्क में भी जगह नहीं मिलती। 1 दर्जन ठियाँ तो लिख चुकी है, मगर मैके वालों में तो कोई बात भी नहीं पूछता। कुछ समझ में ही नहीं आता। चाहती क्या है? रात दिन जला करती है। शायद ईश्वर ने उन्हें जलने के लिए ही बनाया है। मैं एक दिन खुद ही मैके पहुंचा देता हूँ। उन्हें मज़ा तब आवे जब रुपयों की थैली दे दूँ और कुछ पूछूँ नहीं। उनका जिस तरह जी चाहे खर्च करे। सो यहाँ अपने बाप का भी विश्वास नहीं करते। वह क्या चीज़ है? कमला प्रसाद चला गया। तान्नाथ भी उनके साथ बाहर आए और दोनों बातें करते हुए बड़ी दूर तक चले गए। अचानक कमला प्रसाद ने रुककर कहा, 9:30 बज रहे हैं, चलो सिनेमा देख आएं। दाननाथ ने कहा, इस वक्त कम से कम 1 बजे तक होगा। नहीं साहब, आप जाएं, मैं जाता हूँ। कमला प्रसाद ने दाननाथ का हाथ पकड़कर अपनी ओर घसीटते हुए कहा, अजी चलो भी, वहीं होटल में बैठकर खा लेंगे। तुम्हें मैनेजर से मिलाएंगे, बड़ा सोहबती आदमी है, उसी के घर भोजन करेंगे। दाननाथ ने कहा, नहीं भाई साहब, माफ़ कीजिए, बेचारी औरतें मेरी राह देखती बैठी रहेंगी। कमला प्रसाद ने कहा, अच्छा, अगर एक दिन तक 12 बजे तक बैठी रहेंगी तो कौन सा मर जाएंगी। औरतों को बहुत सिर पर चढ़ाना अच्छा नहीं होता। दाननाथ ने 2-4 बार मना किया, मगर कमला प्रसाद ने ना छोड़ा। दोनों ने मैनेजर के घर भोजन किया और सिनेमा हॉल में बैठे, मगर दाननाथ को ज़रा भी मज़ा नहीं आ रहा था। उनका दिल घर की ओर लगा हुआ था। प्रेमा बैठी होगी, अपने दिल में क्या कहती होगी, घबरा रही होगी, बुरा फंसा। कमला प्रसाद बीच बीच में कहता जाता था, यह देखो चैपलिन आया, वाह वाह, क्या कहने हैं पट्टे, तेरे दम का जमूरा है। अरे यार, किधर देख रहे हो? ज़रा इस औरत को देखो। सच कहता हूँ, यह मुझे पानी भरने को नौकर रख ले तो रह जाऊँ। वाह, ऐसी ऐसी परियां भी दुनिया में हैं। एक हमारा देश खूसट है। तुम तो सो रहे हो जी? बड़ी मुश्किल से अवकाश आया। कमला प्रसाद तो पान और सिगरेट लेने चले। दाननाथ ने दरवाजे से निकलकर घर की राह ली। प्रेमा ने कहा, बड़ी जल्दी लौटे? अभी 11 ही तो बजे हैं। दाननाथ ने कहा, क्या कहूँ प्रिय, तुम्हारे भाई साहब पकड़ ले गए। प्रेमा ने तिनक कर कहा, झूठ मत बोलो, भाई साहब पकड़ ले गए? उन्होंने कहा होगा, चलो जी ज़रा सिनेमा देख आएं। तुमने एक बार तो नहीं की होगी, फिर चुपके से चले गए होगे। जानते तो थे ही कि मैं बैठी रहूंगी। दाननाथ ने कहा, हाँ, कसूर मेरा ही है। मैं ना जाता तो वह मुझे गोद में न ले जाते, पर मैं उन्हें मना नहीं कर सका। प्रेमा ने कहा, जी ऐसे ही बड़े सीलवान तो हैं आप। यह क्यों नहीं कहते कि वहाँ की बाहर देखने का जी ललचा उठा था। नाथ ने कहा, कह लो जो चाहो, मगर मुझ पर अन्याय कर रही हो। मैं कैद से छूटकर भागा हूँ, बस इतना ही समझ लो। अम्मा जी भी बैठी हैं। प्रेमा ने कहा, उन्हें तो भोजन करके सुला दिया। इस वक्त जागती होती तो तुमसे डंडों से बातें करती, सारी शरारत भूल जाते। दाननाथ ने कहा, तुमने भी क्यों न भोजन कर लिया? प्रेमा ने कहा, सिखा रहे हो तो वह भी सीख लूँगी। भैया से मेल हुआ तो मेरी दशा भी भाभी की तरह ही हो जाएगी। दाननाथ इस आग्रह में अनुराग से गदगद हो गए। प्रेमा को गले लगाकर कहा, नहीं प्रिय, मैं वादा करता हूँ कि अब तुम्हें इस शिकायत का अवसर कभी ना दूंगा। चलकर भोजन कर लो। प्रेमा ने कहा, और तुम? दाननाथ ने कहा, मैं तो भोजन कर आया। प्रेमा ने कहा, तो फिर मैं भी कर चुकी। दाननाथ ने कहा, देखो प्रेमा, जिद न करो, मैं सच कहता हूँ, खूब छक्कर खाया हूँ। प्रेमा ने न माना। दाननाथ को खिलाकर ही छोड़ा, तब खुद खाया। दाननाथ आज बहुत ही खुश थे। जिस आनंद की, जिस शंका रहित आनंद की उन्होंने कल्पना की थी, उसका आज कुछ आभास हो रहा था। उनका दिल कह रहा था कि मैं व्यर्थ ही इस पर शक करता हूँ।
प्रेमा मेरी ही है, अवश्य मेरी ही है। अमृत राय के विरुद्ध आज मैंने इतनी बातें की हैं और फिर भी कहीं तेवर नहीं मैला हुआ। आज 8 महीनों के बाद दाननाथ को जीवन के सच्चे आनंद का अनुभव हुआ। प्रेमा ने पूछा, क्या सोचते हो? दाननाथ ने कहा, सोचता हूँ मुझसा भाग्यवान संसार में दूसरा कौन होगा। प्रेमा ने कहा, मैं तो हूँ। नाथ ने कहा, तुम देवी हो। प्रेमा ने कहा, और तुम मेरे प्राणेश्वर हो। 6 दिन बीत गए। कमला प्रसाद और उनके मित्र रोज आते और शहर की खबरें सुना जाते। किन किन रईसों को तोड़ा गया, किन किन अधिकारियों को फांसा गया, किन किन मोहल्लों पर धावा हुआ, किस किस कचहरी, किस किस दफ्तर पर चढ़ाई हुई, यह सारी रिपोर्ट दाननाथ को सुनाई जाती। आज यह भी मालूम हो गया कि साहब बहादुर ने अमृत राय को ज़मीन देने से इनकार कर दिया है। ईंट पत्थर अपने घर में भर रखे हैं, बस कॉलेजों के थोड़े से विद्यार्थी रह गए हैं, सो उनका किया क्या हो सकता है। दाननाथ इन खबरों को प्रेमा से छिपाना चाहते थे, पर कमला प्रसाद को कब चैन आता था। वह चलते वक्त संक्षिप्त रिपोर्ट उसे भी सुना देते। 7वें दिन दोपहर को कमला प्रसाद अपने मेल के और कितने ही आदमियों के साथ आए और बोले, चलो ज़रा बाहर का एक चक्कर लगा आएं। दाननाथ ने उदासीन भाव से कहा, मुझे ले जाकर क्या कीजिएगा आप, लोग तो हैं ही। कमला प्रसाद ने कहा, अजी नहीं, ज़रा चलकर रंग तो देखो। 1000 आदमी ऐसे तैयार कर रखे हैं जो अमृत राय का व्याख्यान सुनने के बहाने जाएंगे और इतना कोलाहल मचाएंगे कि लाला साहब स्पीच ना दे सकेंगे। टाई टाई फिस होके रह जाएगा। 200-300 आदमियों को सिखा रखा है कि एक एक पैसा चंदा देकर चले आएं। ज़रा चलकर उन सबों की बातें तो सुनो। दाननाथ ने कहा, अभी मेरा व्याख्यान तैयार नहीं हुआ है, उधर गया तो फिर अधूरा ही रह जाएगा। कमला प्रसाद ने कहा, वाह वाह, इतने दिनों तक क्या करते रहे भले आदमी। अच्छा जल्दी से लिख लो। यह कहते हुए कमला प्रसाद अंदर चले गए। प्रेमा आज की रिपोर्ट सुनने के लिए उत्कंठित हो रही थी। बोली, आइए भैया जी, आज तो समय का दिन है। कमला प्रसाद ने मूछों को ताव देते हुए कहा, कैसा समर, चुटकी बजाकर यूं उड़ा दूंगा। प्रेमा ने कहा, मारपीट ना होगी। कमला प्रसाद ने कहा, मारपीट की ज़रूरत ही ना पड़ेगी। हाँ, वह लोग छेड़ेंगे तो इसके लिए भी तैयार हैं। उनके जलसे में हमारे ही आदमी अधिक होंगे। इसका प्रबंध कर लिया गया है। स्पीच होने ही ना पाएगी। रईस तो एक भी ना जाएगा। हाँ, 2-4 बिगड़े दिल जो अमृत राय के मित्र हैं भले ही पहुंच जाएंगे, मगर उनसे क्या मिलना है। देने वाले तो सेठ महाजन हैं, इन्हें हमने पहले ही गांठ लिया है। प्रेमा को बड़ी चिंता हुई। जहाँ इतने विरोधी जमा होंगे वहाँ दंगा हो जाने की बहुत संभावना थी। कहीं ऐसा न हो कि मूर्ख जनता उन पर ही टूट पड़े। क्या उन्हें इन बातों की खबर नहीं है? सारे शहर में जिस बात की चर्चा हो रही है, क्या वह उनके कानों तक ना पहुंची होगी? उनके भी तो कुछ न कुछ सहायक होंगे। फिर वह क्यों इस जलसे को स्थगित नहीं कर देते? क्यों अपनी जान के दुश्मन हुए हैं? आज इन लोगों को जलसा कर लेने दें। जब ये लोग ज़रा ठंडे हो जाएं तो 2-4 महीने बाद अपना जलसा करें। मगर वह तो हठी जीव हैं, आग में कूदने का तो उन्हें जैसे मरज है। क्या मेरे समझाने से वह मान जाएंगे? कहीं ऐसा तो ना समझेंगे कि यह भी अपने पति का पक्ष ले रही है। 2-3 घंटे तक प्रेमा इसी चिंता में पड़ी रही। कोई बात निश्चय न कर पाती थी। 2-3 बार पत्र लिखने बैठी, पर यह सोचकर दब गई कि कहीं पत्र उन्हें न मिला तो संभव है वह घर पर न हो। आदमी उन्हें कहाँ कहाँ खोजता फिरेगा। 4 बजे दाननाथ अपने जत्थे के साथ अपने जलसे में शरीक होने चले। प्रेमा को उस समय अपनी दशा पर रोना आया। ये दोनों मित्र जिनमें दांत काटी रोटी थी, आज एक दूसरे के शत्रु हो रहे हैं, और वह भी मेरे कारण। अमृत राय से पहले मेरा परिचय न होता तो आज ऐसी लांग डांट क्यों होती। वह मानसिक व्यग्रता की दिशा में कभी खड़ी हो जाती, कभी बैठ जाती। उसकी सारी करुणा, सारी कोमलता, सारी ममता उसे अमृत राय को जलसे में जाने से रोकने के लिए उनके घर जाने की प्रेरणा करने लगी। उसका स्त्री सुलभ संकोच एक क्षण के लिए लुप्त हो गया। एक बार डर हुआ कि दाननाथ को बहुत बुरा लगेगा, लेकिन उसने इस विचार को ठुकरा दिया। तेजमय गर्भ से उसका चेहरा चमक उठा। मैं किसी की औरत नहीं हूँ, किसी के हाथ अपनी धारणा नहीं बेची है। प्रेम पति के लिए, पर भक्ति सदा अमृत राय के साथ रहेगी। अचानक उसने कहार को बुलाकर कहा, एक तांगा लाओ।
माँ ने पूछा, कहाँ जाएगी बेटी? प्रेमा ने कहा, ज़रा बाबू अमृत राय के घर तक जाऊंगी अम्मा जी। मुझे डर है कि आज अवश्य फसाद होगा, उनको मना कर दूं कि जलसे में ना आए। माँ ने कहा, बड़ी अच्छी बात है बेटी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मेरी बात वह नहीं टालेगा। जब नन्हा सा था तभी से मेरे घर आता जाता था, ना जाने ऐसी क्या बात पैदा हो गई कि इन दोनों में ऐसी अनबन हो गई। बहू, मैंने दो भाइयों में भी ऐसा प्रेम नहीं देखा। प्रेमा ने कहा, यह सब भैया का पढ़ाया हुआ पाठ है। उन्हें आरंभ से ही बाबू अमृत राय से चिढ़ है। उनका विचित्र स्वभाव है। उनसे बढ़कर योग्य और कुशल होना अपराध है जिसे वह क्षमा नहीं कर सकते। माँ ने कहा, दानू बेचारा भोला है, उनकी बातों में आ गया। तांगा आ गया। दोनों अमृत राय के घर चली। वहाँ मालूम हुआ कि वह 10 मिनट हुए टाउन हॉल चले गए। प्रेमा अब असमंजस में पड़ी। टाउन हॉल में हजारों आदमी जमा होंगे और सबके सब छटे हुए सौदे। वहाँ जाना तो उचित नहीं, लेकिन शायद अभी जलसा शुरू न हुआ हो और अमृत राय से दो चार बातें करने का अवसर मिल जाए। ज़्यादा सोच विचार का समय न था। तांगे वाले से बोली, टाउन हॉल चलो, खूब तेज, तुम्हें 1 रुपया इनाम दूंगी। मगर तांगे का घोड़ा दिन भर का थका हुआ था, कहाँ तक दौड़ता। कोचवान बार बार चाबुक मारता था पर घोड़ा गर्दन हिलाकर रह जाता था। टाउन हॉल आते आते 20 मिनट लग गए। दोनों महिलाएं जल्दी से उतरकर हॉल के अंदर गईं तो देखा कि अमृत राय मंच पर खड़े हैं और सैकड़ों आदमी नीचे खड़े शोर मचा रहे हैं। महिलाओं के लिए एक बाजू में चिक्के पड़ी हुई थीं। दोनों चिक्की आड़ में आ खड़ी हुई। भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि इतने सौदे जमा थे कि प्रेमा को मंच की ओर जाने का साहस न हुआ। अमृत राय ने कहा, सज्जनों, कृपा करके ज़रा शांत हो जाइए। मुझे कोई लंबा व्याख्यान नहीं देना है। मैं केवल दो चार बातें आपसे निवेदन करके बैठ जाऊंगा। कई आदमियों ने चिल्ला चिल्ला कर कहा, धर्म का द्रोही है। अमृत राय ने कहा, कौन कहता है मैं धर्म का द्रोही हूँ? कई आवाज़ें आईं। और क्या हो तुम? बताओ कौन कौन से वेद पढ़े हो? इस पर चारों ओर तालियां पड़ गईं और लोगों ने शोर मचाकर आसमान सिर पर उठा लिया। अमृत राय ने फिर कहा, मैं जानता हूँ कुछ लोग यहाँ सभा की कार्यवाही में विघ्न डालने का निश्चय करके आए हैं। जिन लोगों ने उन्हें सिखा पढ़ा कर भेजा है उन्हें मैं जानता हूँ। इस पर एक महाशय बोले, आप किसी पर आक्षेप क्यों लगाते हो? इसका फल बुरा होगा। अमृत राय के पक्ष में एक युवक ने झल्ला कर कहा, आपको यदि यहाँ रहना है तो शांत होकर व्याख्यान सुनिए, नहीं तो हॉल से चली जाइए। कई आदमियों ने लकड़ियाँ संभालते हुए कहा, हॉल किसी के बाप का नहीं है, अगर कुछ गुर्दा रखते हो तो उतर आओ नीचे। अमृत राय ने जोर से कहा, क्या आप लोग फसाद करने पर तुले हुए हैं? याद रखिए, अगर फसाद हुआ तो इसका दायित्व आपके ऊपर होगा। कई आदमियों ने कहा, तो क्या आप फांसी पर चढ़ा देंगे? आप ही का संसार में अखंड राज्य है, आप ही जर्मनी के केसर हैं। इस पर फिर चारों ओर तालियां पड़ी और कहकहों ने हॉल की दीवारें हिला दी। एक गुंडे ने, जिसकी आंखें भंग के नशे में चढ़ी हुई थी, आगे बढ़कर कहा, व्याख्यान पीछे हुई, आओ हमार तुम्हार पहले एक पकड़ हुई जाए। कॉलेज के एक युवक ने आपे से बाहर होते हुए उस गुंडे को इतनी जोर से धक्का दिया कि वह कई आदमियों के संभालने पर भी नहीं संभल सका। फिर क्या था, सैकड़ों आदमी छड़ियाँ कुर्सियाँ ले लेकर मंच की ओर लपके। कॉलेज के सभी विद्यार्थी पहली सफ में बैठे हुए थे। उनका भी खून गर्म हो उठा। उन्होंने भी कुर्सियाँ उठाईं। अमृत राय भी मंच से उतर आए और विद्यार्थियों को समझाने की कोशिश करने लगे। मगर उस वक्त कौन किसकी सुनता था। निकट था कि दोनों पक्षों में घोर युद्ध छिड़ जाए कि अचानक एक महिला आकर मंच पर खड़ी हो गई। सभी लोगों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो गया। उसके विशाल नेत्रों में इतनी विनय थी और दीपक की भांति चमकते हुए मुखमंडल पर इतनी याचना थी कि कुर्सियां ऊपर उठी रह गईं, डंडे नीचे आ गए। प्रत्येक हृदय में यह प्रश्न हुआ कि वह युवती कौन है, यह मोहिनी कहाँ से अवतरित हो गई। सभी चकित होकर उसकी ओर ताकने लगे। महिला कांपते हुए कहा, सज्जनों, आपके सम्मुख आपकी बहन, आपकी कन्या खड़ी आपसे एक भिक्षा मांग रही है, उसे निराश न कीजिएगा। एक वृद्ध महाशय ने पूछा, आप कौन हैं? महिला ने कहा, मैं आपके शहर के रईस लाला बद्री प्रसाद की कन्या हूँ और इस नाते से आपकी बहन और बेटी हूँ। ईश्वर के लिए बैठ जाइए। बहन को क्या अपने भाइयों से इतनी याचना करने का भी अधिकार नहीं? यह सभा आज इसलिए की गई कि आपसे इस नगर में एक ऐसा स्थान बनाने के लिए सहायता मांगी जाए जहाँ हमारे अनाथ आश्रयहीन बहनें अपनी मान मर्यादा की रक्षा करते हुए शांति से रह सकें। कौन ऐसा मोहल्ला है जहाँ ऐसी 10-5 बहनें नहीं हैं? उनके ऊपर जो बीतती है वह क्या आप अपनी आंखों से नहीं देखते? कम से कम
अनुमान तो कर ही सकते हैं। वे जिधर आंखें उठाती हैं उधर ही उन्हें पिशाच खड़े दिखाई देते हैं।